बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद। तो कैसे हैं मास्टरमाइंड्स, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सब लोग? तो आज का जो लेक्चर है ना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज जो है ना हम अपने पेपर के 15 मार्क्स पक्के करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि आज मैं आपको फुल बुक के MCQs विद एक्सप्लेनेशन एंड विद की, मतलब साथ में उसके नीचे की भी होगी। अगर आपको ये MCQs PDF फॉर्मेट में चाहिए होंगे तो मैंने इसका PDF फाइल बनाकर विद की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके और अपनी प्रैक्टिस के लिए बार बार इसको प्रैक्टिस करें, खुद से इसको सॉल्व करें, जुबानी करें पहले। ठीक है, सारे पहले अच्छी तरह समझ लें, फिर उसको जुबानी से खुद से फिल करें और इंशाल्लाह आपके 15 नंबर के MCQs पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स में आप आसानी से 15 नंबर ले सकेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके MCQs करते हैं। ये सारे आपके MCQs बुक वाले ही हैं, आसान से MCQs हैं, करते जाएं। कोशिश करेंगे खुद जुबानी इसके आंसर करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा पॉज करूंगा बीच में, आपने उसका आंसर दे देना और साथ में मैं भी आपको आंसर बताता जाऊंगा। ठीक है, चलो जी, पहला क्वेश्चन क्या है जी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, बताएं कितनी होती है नंबर ऑफ टर्म्स? जी, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं 3, सी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने मेथड होते हैं जी, बताएं जरा। जी, 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज। हाँ जी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a, ऑप्शन ए। हाँ जी, टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे? फैक्टराइजेशन आपको पता कैसे करनी है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना बना जी? 56 बना। 56 के क्या फैक्टर्स बनेंगे कि हमारे पास आ जाए 15, तो 8 5 जार, तो क्या फैक्टर्स होंगे इसके हमारे पास? इसके फैक्टर्स होंगे हमारे पास जी x माइनस 7 और x माइनस 8, मतलब 8 और 7 जो है इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एन इक्वेशन व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x। जी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन सी इक्वेशन? कौन सी इक्वेशन जी? रेसिप्रोकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें x को 1 ओवर x रिप्लेस करें तो वो सेम रहे, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an equation of the type 3 is to the power x plus 3 is to the power 2 minus x plus 6 is equal to 0, कौन सी इक्वेशन होगी? बताओ बताओ, जल्दी बताओ जी। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x square minus 16 is equal to 0। हाँ जी, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी जी? हाँ जी, बताएं जरा इसकी फैक्टराइजेशन। चलिए इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। हाँ जी, 4x square minus 16 is equal to 0। 4x स्क्वायर इज इक्वल आ गया 16 के, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 रह गया तो स्क्वायर रूट लेंगे जब आप इसका, तो क्या आंसर आ जाएगा जी? 16 का माइनस 2। अब इसको लिखना है सॉल्यूशन सेट में, तो सॉल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे? प्लस माइनस 2, तो ये आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x4 minus 3xu plus 7x square minus 3x plus 2 is called a। हाँ जी, कौन सी इक्वेशन होती है जी? ये होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको अब आपने याद रखें, रेसिप्रोकल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, वो ये होती है 4x4 ax4 प्लस bx3 प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a। तो बेटा जब भी इस शक्ल की कोई भी इक्वेशन आ जाए जिसमें फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट सेम हो, सेकंड और फोर्थ कोफिशिएंट सेम हो, तो ऐसी इक्वेशन जो होती है ना, वो रेसिप्रोकल होती है। अब इसमें देखो, फर्स्ट और लास्ट सेम है, सेकंड और फोर्थ सेम है, इसका मतलब ये मिडल वाला कोई भी हो सकता है, ये डिफरेंट ही होगा। तो ऐसी इक्वेशन कौन सी होती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1। तो ये साथ में इसकी की भी पड़ी हुई है। ठीक है, पहले का बी, दूसरे का सी एंड सो ऑन। ये सिर्फ आपने, जब मैं PDF में ये दिया हुआ है तो
तो आपको ये इसके आंसर्स भी साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर नंबर 1। चले चैप्टर नंबर 2, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। क्या है जी पहला क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। अब आपको मालूम है कि सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, माइनस बी ओवर है। अब इसमें इक्वेशन में बी क्या है, बी है आपका 5, इसमें ए क्या है, ए है हमारा 3, तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आ गया, -5/3। तो देखो जी कौन सा आंसर है, ये है जी हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड अल्फा बीटा। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला बताओ जी क्या होता है, ये होता है सी ओवर ए। हाँ जी, इसमें सी क्या है, सी है हमारा 4, और इसमें ए क्या है, ए है हमारा 7। तो क्या आंसर आ गया हमारा 4/7। तो कौन सा ऑप्शन बनता है, ये हमारा ऑप्शन बी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 5x + 2 आर इरेशनल इमेजिनरी। अब आपको मालूम है रूट्स निकालने के लिए, नेचर चेक करने के लिए हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b की वैल्यू क्या है, -5 -4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 2 है। तो 25 - 4 4 16, 16 × 2 32। तो इसका आंसर आ गया जी हमारा -7। ठीक हो गया। अब इसका मतलब जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो आपको मालूम है इसके रूट्स कैसे होते हैं, इसके रूट्स होते हैं इमेजिनरी। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या बनेगा जी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इमेजिनरी रूट्स। क्यूब रूट्स ऑफ -1, -1 के क्यूब रूट्स क्या होते हैं। अब देखो -1 किसका क्यूब होता है, -1 का क्यूब -1 ही होता है, मतलब ये -1 जो है -1 का क्यूब होता है। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है, पहला रूट हमारा आ गया -1, आगे क्या लगाना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो बताओ जी समझ आ गई बात, तो ए ऑप्शन होगा इसका, -1 - ओमेगा स्क्वायर। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, हाँ जी ये पता है आपको क्या होता है जी, हमेशा 0 होता है। सम ऑफ क्यूब यूनिटी हमेशा क्या होता है, 0। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब यूनिटी इज, क्यूब यूनिटी का प्रोडक्ट कितना होता है, बोलो बताओ, जल्दी करो, पढ़ा हुआ सारा कुछ, हाँ जी 1 होता है। ठीक हो गया। तो अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, इफ b² - 4ac इज लेस देन 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन, आपको भी पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, इफ b² - 4ac इज पॉजिटिव बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, पॉजिटिव हो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, बताओ जी कैसा होगे, रूट्स की नेचर क्या होगी। तो पॉजिटिव हो तो रियल होते हैं। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर रियल में दो तरह होते हैं, रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ना तो इररेशनल रूट्स होते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो कौन से रूट्स होंगे, हमारे रैशनल रूट्स होंगे। तो इसका आंसर सी होगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका एलसीएम लो, बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्या आंसर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। समझ आ रही है, साथ साथ करते जाओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी ये किसके इक्वल होता है, इसका आंसर आपने याद रखना है। ठीक है, ये कैसे बनता है ये भी बता देता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2 अल्फा बीटा नहीं है, प्लस भी कर दिया माइनस भी कर दिया, ये क्या बन गया हमारा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और ये -2 अल्फा बीटा वैसे ही रह गया। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा, अभी आपने डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर जी, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो ऑब्वियस बात है, एक 1 का 1 किसका स्क्वायर है, 1 ही का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर रूट होता है +-1, मतलब आंसर क्या आ गया, +1 -1। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, अब देखो इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, तो b हमारा 4 है, -4ac, a 4 है 1 है, तो 16 - 16, तो क्या आंसर आ गया इसका, 0 आ गया। तो अब यहाँ पे आपको जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो रूट्स हमारे रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो रूट्स क्या आ गए हमारे, रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 वाला, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब आपने 2 अल्फा 2 बीटा का सम फाइंड करना है, मतलब आपने फाइंड करना है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन निकाल लो। अब अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी ओवर ए। अब देखो जी बी यहाँ पर क्या है, बी बेटा यहाँ पर है क्यू, और ए क्या है, ये हमारा पी है, तो ये आ गया -q/p। तो क्या आंसर आ जाएगा, -2q/p। तो है ऑप्शन इसमें,
देखो 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 जल्दी देखो, तो -2 की ओर भी वे हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, रटे नहीं मारने, समझ के करने हैं एमसीक्यूज, क्योंकि आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हो सकता है आपको इस तरह में सिर्फ स्टेटमेंट चेंज कर दिया, 2 की जगह 3 कर दे, 4 कर दे, 7 कर दे, तो आपने बस फॉर्मूला लगा के इसको वैल्यूएट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा ऑफ द रूट्स देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब अल्फा बीटा होता है सी ओवर ए, सी क्या यहाँ पे -1, ए क्या है 1, तो बेटा क्या आंसर आ गया माइनस का 4। हाँ जी, क्या ऑप्शन है इसका, इसका आंसर आएगा माइनस का 4। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमिन्ड बाय, हाँ जी बोलो, बहुत आसान है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पे नेचर डिपेंड करती है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, बोलो जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये है जी आपका चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चले मास्टरमाइंड्स नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 3। आसान सा चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर। इन अ रेशो ए रेशो बी, ए इज कॉल्ड, ए को क्या कहते हैं बोलो जरा, जी एंटिस्टेंट। इन अ रेशो एक्स रेशो वाई, वाई इज कॉल्ड, वाई को क्या बोलते हैं, बताओ 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 जल्दी बताओ, कॉन्सिक्वेंट। जी बिल्कुल ठीक। इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ए एंड डी एन का, ए और डी को क्या बोलते हैं बोलो जरा, क्या होते हैं, ये बाहर आ रहे हैं ना, तो बाहर वाले होते हैं एक्सट्रीम्स। इसी तरह इन अ रेशो ए रेशो बी, बी एंड सी दरमियान वाले कौन से होते हैं, दरमियान वाले होते हैं मीन्स। ठीक है, इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए रेशो बी, सी ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी कहां पर आ रहा है, बी आ रहा है दरमियान में, तो इसको बोलते हैं मीन। ठीक है, तो बी को क्या, देन प्रोपोर्शन बिटवीन सेट टू बी, तो ये बी क्या कहलाता है, मीन कहलाता है बी और सी के दरमियान में। इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए रेशो बी सी सेट टू बी, अब इसमें ए बी सी तीसरे नंबर पे सी आ रहा है, इसका मतलब सी कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, सी क्या कहलाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x इन द प्रोपोर्शन 4 रेशो x प्रोपोर्शन 5 रेशो 15। तो अब आप इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। तो 5x इज इक्वल टू 15 4 कितना होगा 60, इसको 5 पे डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा डी विच इज 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा u इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू के वी स्क्वायर, तो क्या ऑप्शन होगा हमारा बी। y स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू k ओवर x क्यूब, y स्क्वायर 1 ओवर x क्यूब, y स्क्वायर x स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू k, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू k ओवर x क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ u ओवर v इज इक्वल टू v ओवर w इज इक्वल टू k। अब इसको हम देखते हैं पहले ऑप्शन, u इज इक्वल टू w के स्क्वायर, u इज इक्वल टू v के स्क्वायर, u इज इक्वल टू w स्क्वायर के, u इज इक्वल टू v के। अच्छा अब इसको सॉल्व करके समझाता हूं पहले। अब क्योंकि u और v इक्वल है k के, ये रख दिया इसके इक्वल, और v ओवर w ये भी k के इक्वल है, तो u की वैल्यू आ गई v के और v की वैल्यू आ गई w के। अब ये जो है v की वैल्यू यहाँ रखो, तो v की जगह पे w के रख दिया, तो यहां से देखो u की वैल्यू क्या आ गई w के स्क्वायर। तो देखो बेटा कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ऑप्शन ए आ रहा है, u इज इक्वल टू w के स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है जी आपका ये x स्क्वायर रेशो y स्क्वायर। अब थर्ड प्रोपोर्शनल में जो दरमियान वाला होता है उसको आपने रिपीट करना होता है, ये हमारा जो है थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, तो y4 इज इक्वल टू x स्क्वायर इनटू थर्ड प्रोपोर्शनल, तो y4 ओवर x स्क्वायर, तो क्या आंसर आ गया इसका y4 ओवर x स्क्वायर। ठीक है जी भाई साहब, नहीं पढ़ाते पहले, मैं पूछ के दस दूं, पूछ के दस दूं हैं, चलो मैं पूछता हूँ, ओके ओके। अच्छा जी, द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ, अब इसमें देखो जी फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। तो वाई वी इक्वल टू एक्स डब्ल्यू, आपने फाइंड करना है फोर्थ प्रोपोर्शन, डब्ल्यू फाइंड करना है, तो वाई वी ओवर एक्स। तो देखो ऑप्शन पड़ा है इसमें, देखो जी वाई वी नहीं, वही वी वाई ओवर एक्स, ठीक है वाई वी या वी वाई, ऑप्शन बी आ गया। If A ratio B is equal to X ratio Y, then alternative property is, alternative property इसमें से कौन सी है, A over X equal to B over Y,
ए ओवर बी इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, ए प्लस बी नहीं, ये तो कंपोनेंट है, ये डिवाइडेंड है, तो ऑल्टरनेंडो होती है ये वाली, ए ओवर एक्स इज इक्वल टू बी ओवर वाई। तो देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन ए बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू एक्स रेशियो वाई देन इनवर्ट एंड प्रॉपर्टी। इनवर्ट एंड में आपने इन्वर्ट करना है, उलट करना होता है, ए ओवर एक्स इक्वल टू बी ओवर है, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी देन कंपोनेंट में ऐड करना होता है, तो ए ओवर ए प्लस बी, सारे ऑप्शन देखने के बाद ऑप्शन लगाते हैं, तो ये हमारा ए ऑप्शन ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 हो गया। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ, पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, द आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर, आइडेंटिटी क्या होती है, जो तमाम वैल्यूज पे सेटिस्फाई हो, तो क्या ऑप्शन होगा जी, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। अ फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म वेयर एन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, तो ये होती है एन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स वाली रैशनल फ्रैक्शन या फ्रैक्शन, ऑप्शन सी। अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, हाँ जी बताओ कौन सी होती है जी बेटा, बी ऑप्शन, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, जिसमें डिग्री लेस हो, कौन सी होती है, इक्वेशन होती है, नहीं इम्प्रॉपर होती है, नहीं आइडेंटिटी होती है, नहीं प्रॉपर होती है, जी डी ऑप्शन। हाँ जी, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ऊपर पावर 1 है, नीचे x की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर है, ऊपर कम है नीचे पावर ज्यादा है, कौन सी फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। हाँ जी, ये क्या चीज है, x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6 x प्लस 9। हाँ जी, ये है इसका स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड किया हुआ है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड तमाम वैल्यूज पे इक्वल होगा, इसका मतलब है तमाम वैल्यूज पे सेटिस्फाई हो रही है, आइडेंटिटी है। एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, अब इसमें ऊपर पावर 3 है, नीचे x इंटू एक्स कितनी हो गई, 2 हो गई, तो इसका मतलब ये कौन सी फ्रैक्शन होगी जी, ये हमारी होगी प्रॉपर, नहीं इम्प्रॉपर, यस ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 2, प्रॉपर है, ठीक हो गया। अब लीनियर है, नॉन रिपीटेड है, तो इसके लिए होता है ए ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस बी ओवर सेकंड फैक्टर, जी ए एक्स ओवर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन, अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है, पहले देखो प्रॉपर है, हाँ जी ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 3 है, प्रॉपर है। अब आपने देखना है जी, लीनियर के लिए ए ओवर, क्वाड्रेटिक के लिए होता है बी एक्स ओवर, नहीं ए ओवर बी एक्स प्लस सी, और ये हो सकता है, नेक्स्ट भी देखते हैं, ए ओवर ए एक्स नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन आ गया, ठीक है। सारे ऑप्शन देख के फिर जो सही वाला ऑप्शन होगा फिर वो लगाना, ये नहीं कि पहले किसी पे आपने लगा दिया। ये देखो ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 2 है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर है, पहले इसको डिवाइड करेंगे, ये तो नहीं हो सकती, ये हो सकती है, ए ओवर एक्स बी एक्स प्लस, ये नहीं होगा आंसर क्योंकि लीनियर है, ए ओवर एक्स बी ओवर एक्स माइनस 1 ए एक्स, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन, तो ये हमारा चौथा चैप्टर होगा। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 है जी मिसलेनियस एक्सरसाइज 5, अ सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, क्या होता है जी, बताओ बताओ बताओ, सबसेट नहीं, पावर सेट नहीं, सेट, ठीक है। अ सेट ए ओवर बी, फ्रैक्शन वाले नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, नहीं नेचुरल नंबर्स होते हैं, नहीं इरेशनल नंबर्स होते हैं, नहीं रैशनल नंबर्स होते हैं। द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट, को डिस्क्राइब के कितने तरीके हैं, 1 है नहीं, 2 है नहीं, 3 है यस, 4 है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आ गया 3, तीन मेथड होते हैं। अ सेट विद नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट है, सबसेट, एम्प्टी सेट, यस एम्प्टी सेट। द सेट W such that x is less or equal to 1 over 1, infinite set है नहीं, सबसेट है नहीं, null set है नहीं, finite set है yes, B D option। the set having only one element is called, इसका एक ही एलिमेंट, null set है नहीं, पावर सेट है नहीं, सिंगल सेट है yes। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या होता है, ये एम्प्टी सेट अकेला नहीं, ए ऑप्शन नहीं, ये सी ऑप्शन नहीं, ये होता है जी पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट 5 सेट के अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, अब इसके लिए पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब इसमें देखो कितने एलिमेंट्स, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 करो, कितना आंसर आ गया 8, तो क्या आंसर होगा 4 6 8 9, 8 ऑप्शन हमारा आ गया, ठीक है, तो सी ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट, इफ ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए सबसेट ऑफ बी का, तो ए यूनियन बी में ऑब्वियस बात है बड़ा सेट आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा बी। यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है आंसर, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आएगा, विच इज सबसेट, ए सबसेट बी एंड ए इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में ये वाला सेट आएगा, यूनियन में बड़े वाला, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। ए सबसेट बी, ए के सारे एलिमेंट बी में पड़े तो ए डिफरेंस बी, सारे एलिमेंट बी में पड़े, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा ए का नहीं होगा जो बी में ना हो, तो इसका आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन नहीं, ए यूनियन यस, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ 13 पे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन इज यस, ये ऑप्शन होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर क्या आ गया फर्स्ट ऑप्शन। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ऑब्वियस बात है बी यूनियन ए के,
number of elements in set A is 3 and in set B is 4, then number of elements in A cross B. तो इसका फॉर्मूला होता है A के 3 एलिमेंट है, B के 4 एलिमेंट है, इनको मल्टीप्लाई कर देना, क्या आंसर आ गया 12. तो 3 4 12 7, यस 12. 16th question. If number of elements in set A is 3, B is 2, then number of Barney. अब बार्नी रिलेशन का फॉर्मूला याद रखना है. बार्नी रिलेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m into n. मतलब A में कितने एलिमेंट्स हैं 3, तो 2 की पावर 3. B के कितने एलिमेंट है 2, B के एलिमेंट्स हैं 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 6. तो देखो 6 ऑप्शन है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, यस 2 की पावर 6. डोमेन, डोमेन होते हैं पहले एलिमेंट्स का सेट 0 2 3 4. कौन सा ऑप्शन 0 3 4 नहीं, 0 2 3 नहीं, 0 2 4 नहीं, 0 2 3, 0 2 3 हमारा आंसर है 0 2 3. तो ये बी ऑप्शन होगा हमारा. ठीक है. रेंज, रेंज होते हैं दूसरे एलिमेंट्स का सेट. तो देखो 3 2 1 4, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा सी ऑप्शन पड़ा. पॉइंट लाइज -4 4, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा बताओ जरा जल्दी से बताओ. पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में x पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में x नेगेटिव y भी नेगेटिव, चौथे में x पॉजिटिव y नेगेटिव. तो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट. अब ये देखना है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है. तो फंक्शन है कि नहीं अभी देखते हैं. पहले एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए. 1 2 3 3, लो जी रिपीट हो गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. चलो जी चैप्टर नंबर 6 पे आ जाओ. चैप्टर नंबर 6 है जी, अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज कॉल्ड. ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है नहीं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, यस. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो बी ऑप्शन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. A histogram is a set of adjacent squares, नहीं. rectangles, yes. circles नहीं, तो बी ऑप्शन rectangles की ग्राफ को बोलते हैं. A frequency polygon is a many sided closed figure, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन. A cumulative frequency table is called. cumulative frequency table को क्या कहते हैं, frequency distribution नहीं, डेटा नहीं, less than cumulative frequency distribution, yes. In a cumulative frequency polygon, frequencies are plotted against. frequency polygon में अपर क्लास बाउंड्रीज के विद रिस्पेक्ट किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन इज द measure of the values of the variable under study by dividing the sum of all values by their number, ए ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट है जी, a deviation is defined as the difference of any value of the variable from a constant. deviation क्या होती है, d is equal to x minus a. तो constant से हम डिफरेंस लेते हैं. ठीक है. A data in the form of frequency distribution is called. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में डेटा क्या कहलाता है, ग्रुप डेटा कहलाता है, अनग्रुप डेटा, हिस्टोग्राम, यस जी. ये क्या होगा जी, ग्रुप्ड डेटा. मीन ऑफ अ वेरिएबल विद सिमिलर ऑब्जर्वेशन से कांस्टेंट के, अगर वैल्यूज डेटा में सारी एक जैसी हो जाए, जैसे तमाम वैल्यूज हो जाएंगे 2 2 2 2, तो इसका मीन क्या होगा, मीन भी 2 होगा. तो इसमें सारी वैल्यूज के हैं, तो इसका मीन क्या होगा, मीन भी हमारा के इटसेल्फ. हाँ जी, मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज इन वैल्यू, रेशो और ओरिजिन. हाँ जी, मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन. ओरिजिन चेंज करने से मीन भी चेंज हो जाता है. ठीक है. जैसे दो स्टूडेंट्स लें, अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स को आप लेंगे उसका अरिथमेटिक मीन और आएगा, फिर एक दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स का अरिथमेटिक मीन लेंगे तो उसका भी चेंज आएगा. ठीक है. तो ओरिजिन सोर्स चेंज करने से मीन इफेक्ट होता है. मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल. स्केल चेंज करने से भी, प्लेस स्केल चेंज करने, इसका आंसर होगा स्केल. स्केल को चेंज करेंगे अरिथमेटिक मीन भी चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज. हाँ जी, डेविएशंस ग्रुप डेटा में जब डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, मीन अरिथमेटिक मीन से, उसका आंसर हमेशा 0 आता है. द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मॉड मीन ज्योमेट्रिक मीन. प्रोडक्ट जो होता है ना nth वैल्यूज का, उसका nth रूट ले लें तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीन. value obtained by reciprocating the mean of the reciprocal of the observation is called. तो अगर हम मीन करके वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर लें तो ये होता है हमारा हार्मोनिक मीन. द मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन, हाँ जी बताओ, मॉड मीन हार्मोनिक मीन, यस
मॉड होता है। द measure which determines the middlemost observation in a data set is called middlemost observation। ये होता है बेटा हमारा मीडियन, ठीक है। The observation that divided data into four equal parts वाला होता है decile, decile, quartiles, percentiles नहीं, ये होता है quartiles। The spread or scatterness of observation in a data set is called G average नहीं, dispersion yes, central tendency no, क्या आ जाएगा dispersion। The measures that are used to determine degree of or extent of variation that are called measure of dispersion yes, central tendency no, average no, dispersion। The extent of variation between two extreme observation in a data set is measured by average no, range yes, quartile no, तो B option है इसका range। The mean of the square deviation observation from their arithmetic mean is called variance yes, standard deviation no, range no, A variance। Positive square root of mean of the square deviation observation from the arithmetic mean is called harmonic mean no, range no, positive square root जो होता है वेरिएंस का वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो ये है जी आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7, तो चैप्टर नंबर 7 है जी द यूनियन ऑफ टू नॉन लिनियर रेज which have common endpoint is called an angle yes, degree no, minute no, radian no, a angle। System of measurement in which angle is measured in radian is called, रेडियन में मेजर करने वाले सिस्टम को क्या बोलते हैं? CGS नो, सेक्सडेसिमल नो, MKS नो, सर्कुलर सिस्टम यस। 20 डिग्री को कन्वर्ट करें 360 मिनट्स आएंगे नहीं, 630 आएंगे नहीं, 1200 यस, 36 मतलब इसको कैसे करना है? तो हमारे पास है 20 डिग्री, इसके मिनट्स बनाने, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो कितने मिनट्स आ जाएंगे? 1200 मिनट्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी 3π/4, तो इसका ऑप्शन आ गया हमारा 1200। 3π/4 रेडियंस इज इक्वल, अब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करना है 180/π से, ठीक है। पाई से कैंसिल, 45 तो ये बन जाएगा 135 डिग्रीज। तो क्या ऑप्शन है जी इसका? 135 डिग्रीज। tan थीटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट देन थीटा इज इक्वल टू, तो आपको मालूम है tan थीटा 60 पे होता है, 3 स्क्वायर रूट। चलिए फॉर्मूला है secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यस, 1 और 1 प्लस sin, इसको सॉल्व करें, एलसीएम ले लो, 1 प्लस sin और 1 माइनस sin जो है इसका एलसीएम आ गया, 1 माइनस sin इधर चला गया, 1 प्लस sin इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, साइन साइन से कैंसिल, ये आ गया 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, साइन स्क्वायर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो देखो जी क्या आंसर आएगा हमारा? हमारा आंसर आएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 1 और 2 कोसेकेंट 45, कोसेकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन 45 पे होता है 1 और 2 स्क्वायर रूट, तो कोसेकेंट 45 होगा 2 स्क्वायर रूट, तो 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 कितना होता है? 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो क्या ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 9 सीकेंट थीटा इनटू कॉट थीटा, चलो जी सॉल्व करते हैं। सीकेंट थीटा होता है 1 ओवर cos, कॉट थीटा होता है cos ओवर sin, तो देखो जी cos cos से कट गया, क्या बचा? 1 ओवर sin बचा, तो क्या ऑप्शन है हमारा? 1 ओवर sin, ठीक है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट का थीटा, ये आपको पता है जी ये इक्वल होता है 1 के, ठीक हो गया। तो ये आपका कुछ चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 के नहीं है, चैप्टर नंबर 9 पे आ जाओ। अब ये फिगर वाले क्वेश्चन है, ध्यान से समझने। तो नेक्स्ट आए जी चैप्टर नंबर 9 पे जी, इन अ सर्कुलर फिगर ए बी इज कॉल्ड, तो ये जो ए बी है ये क्या चीज है बताओ जी? आर्क है नहीं, सीकेंड है नहीं, कॉर्ड है यस, डायमीटर है नहीं, तो क्या आ जाएगा? ये कॉर्ड होती है, किसी भी दो पॉइंट्स को मिला दो सर्कल के, वो कॉर्ड बनती है। नेक्स्ट, इन द सर्कुलर फिगर ए सी बी इज कॉल्ड, अब इसमें ये जो ए सी बी है ये क्या कहलाती है? आर्क कहलाती है, यस, सीकेंड है नो, कॉर्ड है नो, डायमीटर नो, तो क्या आंसर आ गया? आर्क। नेक्स्ट, इन द सर्कुलर फिगर ए ओ बी इज कॉल्ड, अब इसमें ए ओ बी, अब ये कॉर्ड जो है सेंटर में से पास करी, आर्क है नहीं, सीकेंड है नहीं, कॉर्ड है यस, लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं, डायमीटर है जी। जब कोई कॉर्ड सेंटर में से पास कर जाए तो क्या बन जाता है? वो डायमीटर बन जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्कुलर फिगर ए बी एंड सी डी आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे विल बी, दो कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंट हो तो आपको पता है थ्योरम नंबर 4 कि वो 5 जो है ये क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सी ऑप्शन कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड्स। ये आसान से एमसीक्यूज हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल आर ऑल इक्वल यस, डबल ऑफ डायमीटर, ऑल अनइक्वल, हाफ ऑफ एनी कॉर्ड, तो इसका आंसर आएगा ऑल इक्वल।
A chord passing through the center of circle is called, अभी बताया क्या होता है वो, diameter होता है. Right bisector of chord of a circle always passes through. जो right bisectors होते हैं ना किसी भी chord के, वो हमेशा सेंटर में से पास करते हैं, तो इसका ऑप्शन सी है. The circular region bounded by two radii and the corresponding arc. जो सर्कुलर रीजन होता है किसी टू रेडियाई और आर्क के दरमियान, उसको बोलते हैं हम सेक्टर. सर्कमफ्रेंस नहीं, सेक्टर ऑफ सर्कल यस, डायमीटर. तो क्या ऑप्शन है इसका, बी, सेक्टर ऑफ द सर्कल. डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू इट्स सेंटर. जी, सर्कल के किसी पॉइंट को सेंटर के साथ मिला दो तो क्या बनेगा, रेडियस बनेगा. ए ऑप्शन, रेडियस. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर. ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी पॉइंट को सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट को सेंटर से मिला दे. सर्कमफ्रेंस नहीं, डायमीटर नहीं, रेडियल सेगमेंट यस. लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इक्विलेटरल फॉर्म ऑफ फिक्स्ड पॉइंट लो, ये तो सर्कल की डेफिनेशन है. रेडियस है, सर्कल है, सर्कमफ्रेंस है, तो क्या आंसर आ जाएगा, सर्कल. सिंबल ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल का सिंबल बताओ, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, 9th क्लास में पढ़ा था. हाँ जी, बी ऑप्शन, ये वाला ट्राइंगल नजर आ रही है ना. अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, हाँ जी, पूरे सर्कल को कितने डिग्रीज में कन्वर्ट किया है, 90 नहीं, 180 हाफ होता है, 270 क्वार्टर होता है, 360, ये कंप्लीट सर्कल है. थ्रू हाउ मेनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर सर्कल पास. लो जी, पहला थ्योरम 1 2 3 4, 4 तो कोई नहीं, वैसे मैंने बोला, ठीक है, 3 ठीक हो गया. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया चैप्टर 9 नंबर 9. चैप्टर 10 पे आ जाओ. आसान से, इन द एडजेसेंट फिगर ऑफ द सर्कल द लाइन पीटीक्यू. ये पीटीक्यू लाइन क्या होगी जनाब, जो एक पॉइंट पे टच करती है. आर्क होती है नहीं, कॉर्ड होती है नहीं, टेंजेंट होता है यस, सेकंड होता है नहीं, क्या है, टेंजेंट. ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पे टच करे, टेंजेंट होता है. इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओटी इज द रेडियल सेगमेंट एंड पीटीक्यू इज द सेगमेंट लाइन. तो पीटीक्यू, पीटीक्यू क्या है जी, पीटीक्यू ये ओटी के ऊपर क्या होगा, ओटी पे परपेंडिकुलर होगा पीक्यू यस, परपेंडिकुलर नहीं होगा नो. ओटी पैरेलल होगा पीक्यू नहीं, ओटी राइट बाइसेक्टर ऑफ पीक्यू. नो, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओटी परपेंडिकुलर टू पीक्यू. ठीक है, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. चलें जी, इन द एडजेसेंट फिगर. एडजेसेंट फिगर कहां पे, ये वाली. फाइंड सेमी सर्कुलर एरिया. एरिया का हाफ करना है. सेमी सर्कल, सेमी मतलब हाफ. तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो वैल्यूज पुट करो, 3.1416 लिखा हुआ है और रेडियस की वैल्यू 20 है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा तकरीबन 62.83 स्क्वायर मीटर्स. तो क्या ऑप्शन है इसका जी, इसका ऑप्शन नंबर ए है. इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड हाफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल. सर्कल के हाफ का पेरीमीटर निकालो. हाफ का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है ना कंप्लीट, तो इसका हाफ कर दो, पाई आर बन जाएगा. तो अगर तो हमने सिर्फ इतना ही पेरीमीटर निकालना है तब तो ये आंसर आपका ठीक आ जाएगा. तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 3.1416 मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ, तो ये भी तकरीबन आ जाएगा जी आपका 62.832 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. अ लाइन विच हैज 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल. ऐसी लाइन जिसका सर्कल के साथ 2 पॉइंट्स कॉमन हो, कौन सी लाइन कहलाती है बताओ. मैंने सर्कल की ये भी बना दी. साइन ऑफ सर्कल, कोसेकेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल नहीं, secant ऑफ सर्कल. लाइन विच हैज ओनली 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद द सर्कल. ऐसी लाइन, ये भी मैंने कर लिया है जी, रिपीट हो गया, ठीक है, सॉरी. अ लाइन विच हैज ओनली 1 पॉइंट कॉमन विद द सर्कल. ऐसी लाइन जिसका सर्कल के साथ सिर्फ एक पॉइंट कॉमन हो, कौन सी लाइन होती है, हाँ जी, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल. Two tangents drawn to a circle from a point outside it are equal in length. तो किसी भी पॉइंट जो कि पॉइंट सर्कल से बाहर हो, ठीक है, उससे हम अगर कोई टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, ये एक सर्कल है, यहाँ से मैंने जो एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकता हूँ, एक टेंजेंट ये, तो इन दोनों की जो लेंथ्स होती है ना, ये हमेशा क्या होती हैं, ये हमेशा इक्वल होती हैं. अ सर्कल हैज ओनली वन. सर्कल का एक ही चीज कौन सी होती है, सेकंड होता नहीं, कॉर्ड होती है नहीं, डायमीटर होता नहीं, सेंटर यस, सेंटर. A tangent line intersects the circle at tangent line. सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, बताओ 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 बताओ. 3 नहीं, 2 नहीं, सिंगल यस, नॉट ऑल पॉइंट्स, सिंगल. टेंजेंट drawn at the ends of diameter of a circle. एक सर्कल के डायमीटर के ऊपर अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं. क्या होंगे, पैरेलल. The distance between the centers of two congruent touching circles is externally
सर्कल एक्सटर्नली इज, तो जो डिस्टेंस होता है ना दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के दरमियान, सेंटर्स के दरमियान, वो उनके ऑफ द जीरो ऑफ लेंथ नहीं, रेडियस ऑफ ईच अदर नहीं, डायमीटर ऑफ ईच अदर यस, ट्वाइस द डायमीटर ऑफ ईच अदर, तो ये होगा डायमीटर ऑफ ईच अदर। इसको मैं फिगर से भी समझा देता हूँ। देखो जैसे मेरे पास दो सर्कल है, ठीक है, एक ये सर्कल है, दो टचिंग सर्कल है, इनके सेंटर्स के दरमियान ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस। अब ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब रेडियस दोनों के इक्वल है, तो ये जब रेडियस प्लस रेडियस क्या हो जाता है, ये डायमीटर हो जाता है। तो ये जो सेंटर के डिस्टेंस है ना इन दोनों के किसके इक्वल है, डायमीटर के इक्वल है। ठीक हो गया, आई होप समझ आ गई होगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर विद सेंटर O, द रेडियस 5 लेंथ कॉर्ड इंटरसेप्टेड 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो आपने ना इस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। अब ये थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये मिड पॉइंट पे आता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से देखो जी, ये जो है ना हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसकी 5 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हम ये रख लेते हैं परपेंडिकुलर, 25 इधर आके 16 हो जाएगा, तो ये आ गया 9, तो बेस की वैल्यू क्या आ गई 3। अब यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होगी 3, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होगी 3, दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर इज अ सर्कल विद सेंटर O, DC पैरेलल है डायमीटर AB के एंड माइनर एंगल AOB 180। तो ये वाली लाइन ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको कैसे करना है, अब इसको मैं जरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब ये 120 है, ये लेंथ भी इक्वल है, ये लेंथ भी, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। तो x प्लस 120 कितने के इक्वल हो गया 180 के। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है 60 के। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो ये एंगल 30 है। अब क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, तो ये इक्वल होते हैं। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 30 डिग्री। चल नेक्स्ट, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल इज। अच्छा, अब एक चीज याद रखनी है, जब भी किसी भी कॉर्ड का एंगल सेंटर के साथ 60 डिग्री बने ना, दोबारा बोल रहा हूं, जब भी किसी कॉर्ड का एंगल सेंटर के साथ 60 डिग्री बन ले, तो कॉर्ड और रेडियस की लेंथ हमेशा इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कॉर्ड है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, तो उसके रेडियस की लेंथ भी वही होगी। तो कॉर्ड की लेंथ है 4 सेंटीमीटर, एंगल बन रहा है 60 डिग्री, इसका मतलब इसके रेडियस की लेंथ भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात। चलो, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड एंड रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कॉर्ड विल बी। लो जी, लेंथ ऑफ द कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, अभी बताया। क्या आंसर होगा उसके सेंट्रल एंगल का 60 डिग्री। कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट की वैल्यू लेंथ सेम हो जाए, 60 डिग्री का एंगल बनेगा कॉर्ड का, ठीक है। कॉर्ड का एंगल 60 डिग्री बने तो कॉर्ड की लेंथ और रेडियल सेगमेंट की लेंथ सेम होगी, ठीक हो गया। आउट ऑफ टू congruent arcs of a circle, if one arc makes a central angle of 30 degree, then the other arc will subtend the center। दो congruent arcs हैं, तो जो एंगल एक आर्क का बनेगा वही एंगल दूसरी आर्क का बनेगा। सेम आर्क्स हैं तो सेंट्रल एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की सेम होगी। 30 डिग्री आ गया। An arc subtend a central angle of 40 degree, then the corresponding chord will also be, इसका भी आपका आंसर क्या होगा 40 डिग्री। लो जी, छोटा सा जुगाड़ ही समझ लो, ठीक है। A pair of chords of a circle subtending two congruent circles, two congruent central angles is, pair of chords है, उनके central angles congruent है, तो वो chords भी क्या होंगी, वो chords भी congruent होंगी। If an arc of a circle subtend a central angle of 60 degree, then the corresponding chord of arc will make the central angle, arc का एंगल 60 डिग्री होगा तो उसकी corresponding chord का एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। सी ऑप्शन। सेमी सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोथ सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ। सेमी सर्कल, हाफ सर्कल का डायमीटर जो होता है
कितने डिग्री का एंगल बनाता है 180। तो सेमी सर्कल और सेमी सर्कुलर आर्क का जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा। द लेंथ ऑफ द chord length of a circle subtending a central angle of 180 degree is always। अच्छा ये कॉर्ड है उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, वो क्या होगी, उसका सेंट्रल एंगल बनना है 180 डिग्री। तो अभी मैंने बताया जो डायमीटर होता है ना उसका एंगल 180 डिग्री होता है, और डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, डबल ऑफ द रेडियल सेगमेंट। इफ अ chord of a circle subtend a central angle of 60 degree then the length of the chord and the radial segment are congruent। स्टार्ट में बताया था क्या आंसर होगा, एंगल 60 का और chord और रेडियल सेगमेंट congruent होते हैं। Arc opposite to incongruent central angles of a circle are always लॉजिकल आंसर कि अगर आर्क्स इनकॉन्ग्रुएंट हैं, आर्क्स अगर सेंट्रल एंगल इनकॉन्ग्रुएंट है तो आर्क्स भी क्या होंगी, इनकॉन्ग्रुएंट होंगी। लो ये है चैप्टर नंबर 11। सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल एबीसी। अब AC की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर और मेजर एंगल C 90 का है। तो आपने सर्कल का रेडियस निकालना है। ठीक हो गया, इसको मैं जरा ना फिगर से समझाता हूँ। ये समझ लो आपका एक सर्कल है। अच्छा इसमें क्या है जी, AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड। इसमें एक चीज याद रखनी, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है ना, अगर उसके वर्टिसेस में से को सर्कल पास करे, तो ये देखो ये मैंने फिगर बनाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस में से एक सर्कल पास कर रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल का, राइट ट्राइंगल का। तो याद रखना राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनस के मिड पॉइंट के ऊपर हमेशा सर्कल का सेंटर होगा। अब यहाँ पे हमारे पास AC की लेंथ है हमारे पास कितनी, AC है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने रेडियल सेगमेंट निकालना है, मतलब ये लेंथ फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकाल लेंगे और उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट लिया 5 आ गया। अब 5 हो गया डायमीटर, तो डायमीटर का हाफ करो, डायमीटर का हाफ कितना होगा 2.5। तो क्या आंसर आ गया इसका 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर द सेंट्रल एंड इंस्क्राइब एंगल्स स्टैंड ऑन द सेम आरकेबी देन। अब यहाँ पर एंगल जो है हमारा 1 ये हमारा सर्कम एंगल है, एंगल 2 जो है ये सेंट्रल एंगल है। तो आपने थ्योरम 1 पढ़ा हुआ है, ये जो सेंट्रल एंगल होता है ना वो सर्कम एंगल के 2 टाइम्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो मेजर एंगल 2 इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल 1। मेजर एंगल 1 नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी यस, 2 टाइम्स ऑफ मेजर एंगल 1। In the adjacent figure, measure angle 3 is equal to 75 degree. Find measure angle 1 and measure angle 2. अब इसमें देखो हमारा सेंट्रल एंगल है 75 डिग्री। अब सेंट्रल एंगल जो होता है इनके 2 टाइम्स के इक्वल होता है। ठीक है, एंगल 2 का 2 टाइम्स होगा, तो इसका अगर मैं हाफ कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 37.5, मतलब 37 एंड हाफ। तो दोनों एंगल्स कितने के होंगे, 37 एंड हाफ के। Given that O is the center of the circle, then the angle marked X will be अच्छा ये देखो सेंट्रल एंगल हमने फाइंड करना है, सर्कल एंगल हमें मालूम है, तो 25 का डबल कर दो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेंट्रल एंगल आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 50 डिग्री, सी ऑप्शन। Given that O is the center of the circle, then angle marked Y will be। अब ये सर्कम एंगल है, ये भी सर्कम एंगल है, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो y भी कितना आ जाएगा 25 डिग्रीज आ जाएगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी एन इज स्ट्रेट लाइन, द ऑब्ट्यूज एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये नंबर 4 है, ये एमसीक्यू 5 है, ये एमसीक्यू नंबर आपका है जी 6। चलो मैं साथ करता जाऊँ। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6। In the figure O is the center of circle is a straight line, the obtuse angle AOC is equal to x। अब ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है x, ठीक है, x एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले x प्लस 2b, ये क्योंकि पूरे का पूरा एक सर्कल बन रहा है तो ये कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। एक इक्वेशन ये बन गई। अच्छा जी, अब देखो b एंगल है और ये 64 है, तो ये एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो यहाँ से b निकाल लो। तो 180 माइनस 64, तो 10 में से 4 6, और यहाँ से 7 में से 6 116 आ गया, ठीक हो गया। तो b की वैल्यू हमारी आ गई 116, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, x प्लस 2 इंटू 116 360। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 2 12, 2 1 2, 2 3, 233 2 आ जाएगा। ये 232 राइट साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 2 8, और 5 में से 3 2, 3 में से 2 1, क्या आंसर आ जाएगा 128 डिग्रीज। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, देन एंगल x इज। अच्छा जी, अब ये हमारा एंगल x हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अच्छा इसमें हमने ये एंगल x फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले ये वाली ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब इसके सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो ये एंगल हमारा कितने का हो गया, 60 का हो गया। अब ये वाला एंगल निकालना है तो हमें x मिल जाएगा। अब ये 180 में से 60 को माइनस करो, तो ये वाला एंगल आ गया 120 का। अब अगर ये एंगल 120 का है तो बाकी ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों रेडी आई हैं। तो 120 180 में से माइनस करो 60, 60 को 2 पे डिवाइड किया तो बाकी दोनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे, 30 डिग्री के। तो बी ऑप्शन हमारा आ गया 30 डिग्री। इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन फाइंड द एंगल x। हमने ये एंगल x फाइंड करना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये वाला एंगल जो है हमारा है 30 डिग्री। अब ये एक ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर बन रही है, ये वाली, ये ट्राइंगल बन रही है। अब इसमें हमने एंगल x को कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम इसमें सबसे पहले ये सेंट्रल एंगल निकालें। अब ये हमारा सेंट्रल एंगल है, ये सरकम एंगल है, ये वाला 30 डिग्री। तो ये सरकम एंगल का डबल होता है, तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का हो गया, ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। अब आपको पता है ये वाली दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर ये एंगल 60 का है तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे सेम होंगे, विच इज 60 डिग्री। तो क्या आंसर आ जाएगा, विच इज 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान सा ही है जी। इन अ फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड x। हमने ये x फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये x कैलकुलेट करना है। अब ये एंगल 30 डिग्री का है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 20 डिग्री होगा। ये 30 का है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 30 का होगा। तो अगर टोटल एंगल निकालूं तो ये हमारा एंगल बनता है 50 डिग्री। अब ये हमारा सरकम एंगल बन रहा है। अब सरकम एंगल का डबल क्या होता है, सेंट्रल एंगल होता है। तो 50 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो लो जी, आंसर आ गया विच इज इक्वल टू 100। तो सी ऑप्शन हमारा लास्ट चैप्टर है जी हमारा, द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, कॉर्ड नहीं, सेगमेंट नहीं, बाउंड्री, यस, सी ऑप्शन। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड, ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे, टेंजेंट एक जगह पे टच करती है, नो, सीकेंड यस, कॉर्ड नो, लाइन की बात हुई है, सीकेंड। द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू रेडी एंड एन आर्क, हाँ जी बताओ क्या होता है, सेक्टर होता है।
एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, हाँ जी सेमी सर्कल में हमेशा जो एंगल बनता है ना वो 90 का बनता है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द रेडियस, ये तो बच्चा भी बता देगा कितना होता है, बताओ। 1 टाइम होता है, 2 टाइम होता है, 3 टाइम होता है, यस डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है। द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर, टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट पैरेलल होते हैं, नहीं, नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। सर्कल्स हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन, ऐसे सर्कल जिनमें 3 पॉइंट्स कॉमन हो ओवरलैपिंग सर्कल्स होंगे, नहीं। नॉट कोइंसाइड ओवरलैपिंग सर्कल्स होंगे, तो ये होंगे हमारे ओवरलैपिंग सर्कल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर their centers and point of contact are, if two circles touch each other their centers and point of contact are coincident, non-collinear, collinear, coincident होंगे। the measure of the external angle of a regular hexagon, रेगुलर हेक्सागोन की एक्सटर्नल एंगल का जो एंगल होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा, वो क्या होगा, पाई बाई 3, 60, 45। अच्छा इसका मैं आपको सीधा सा फॉर्मूला बताता हूँ। किसी भी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। आपने ना 360 है ना, अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, हेक्सागोन, हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं, हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं। आपने क्या करना है, जितनी भी साइड्स होंगी उस पे इसको डिवाइड कर देना। तो 360 को किस पे डिवाइड कर देना है, 6 पे, तो क्या आंसर आ गया 60 डिग्री। तो हेक्सागोन के एक्सटर्नल एंगल्स का एक्सटर्नल एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो 60 डिग्री होगा। तो ये आंसर हो गया जी इसका। अच्छा जी नेक्स्ट, इफ इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल कोइंसाइड, अगर किसी ट्राइंगल का इन सेंटर और सर्कम सेंटर कोइंसाइड कर जाए तो ट्राइंगल कौन सी होगी जी, कौन सी होगी जी, आइसोसेलेस होगी नहीं, राइट एंगल होगी नहीं, इक्विलैटरल होगी। द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, लो जी फिर फॉर्मूला लगाओ, ऑक्टागन, ऑक्टागोन के कितने साइड्स होती हैं, ऑक्टागोन की साइड्स होती हैं 8, 360 को 8 पे डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 8 4 32, 8 5 लो जी क्या आंसर आ गया 45 डिग्री। तो क्या आंसर होगा 45 को रेडियन में कितना होता है, पाई बाई 4। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट्स जो है ना एंड पॉइंट्स पे ड्रॉ किए जाए, पिछले चैप्टर में भी आया था, पैरेलल होते हैं नहीं, यस पेंडिकुलर होते हैं, इंटरसेक्टिंग होते हैं, तो क्या आंसर होगा पैरेलल। The length of two transverse tangents to a pair of circles are unequal, equal, overlapping. Transverse tangents हमेशा equal होते हैं। How many tangents can be drawn from a point outside a circle? सर्कल से बाहर पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ किए जा सकते हैं, टेंजेंट्स 1, 2 या 3, हाँ जी 2 ड्रॉ किए जा सकते हैं। If the distance between the centers of a circle is equal to sum of the radii, then the circles will be, अगर सेंटर्स के दौरान जो डिस्टेंस है ना वो सम के इक्वल हो रेडियाई के, तो एक्सटर्नली टच करेंगे, सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। if two circles touch externally then the distance between the centers is equal to, अगर इंटरनली टच करें तो डिफरेंस के इक्वल होंगे, डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू टचिंग सर्कल्स, चलो जी शक्ल बना के इसकी फिगर बना के देखते हैं। दो टचिंग सर्कल्स हैं हमारे पास, ठीक है, एक कॉमन टेंजेंट, दो कॉमन टेंजेंट, तीन कॉमन टेंजेंट, तो कितने बन सकते हैं, 3 कॉमन टेंजेंट्स बना सकते हो आप टचिंग सर्कल्स में। 3 आंसर। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू डिसजॉइंट सर्कल्स, दो डिसजॉइंट सर्कल। अब यहाँ पे टचिंग सर्कल्स के बारे में नहीं बताया, ये टच नहीं कर रहे, मतलब दो सर्कल्स जैसे मर्जी बना लें, एक बड़ा एक छोटा, तो एक कॉमन टेंजेंट ये आ गया, एक कॉमन टेंजेंट ये आ गया, डायरेक्ट आ गया, एक ये ट्रांसवर्स आ गया, एक ये ट्रांसवर्स आ गया, तो कितने बन रहे हैं जी, 4 बन रहे हैं, तो 4 बना सकते हैं। तो ये हो गए जी आपके चैप्टर नंबर 13, ये सारे तैयार कर लें।